गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर अपन ने मोनोक्लिनिक का सल्फर के बारे में और रोम्बिक सल्फर और या लिक्विड और वेपर सल्फर के बारे में पढ़ा था। मतलब अपन ने मोनो कंपोनेंट सिस्टम्स कंप्लीट किया था, ठीक है, जिसमें अपन ने वाटर सिस्टम और सल्फर सिस्टम पढ़े थे। अब अपना है मोनो कंपोनेंट सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है देखते हैं कि चांदी सीसा सिस्टम, पोटेशियम आयोडाइड जल तंत्र, एनिलीन, हेक्सेन आदि द्विघटक घटक तंत्र हैं, ठीक है। मोनो कंपोनेंट के अंदर मतलब उसके अंदर कंपोनेंट एक ही था, ठीक है, जैसे या तो वाटर था या फिर सल्फर था। अब यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे जो अलग 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 अपनी अपनी प्रॉपर्टीज रखेंगे, ठीक है। तो अगर अपन इसके ऊपर फेज रूल अप्लाई करें तो क्या होगा, F बराबर 2 - P+2। फिर अपने को अभी तक पता नहीं है तो F+P कितना हो जाएगा, बराबर 4। अर्थात प्रावस्थाओं तथा स्वतंत्रता की कोटियों की संख्या का योग कितना है, 4 के बराबर होता है। चूंकि इस तंत्र में प्रावस्थाओं की न्यूनतम संख्या 1 हो सकती है, अतः F बराबर 3 होगा, ठीक है। मतलब कम से कम एक प्रावस्था तो होगी, ठीक है। तो अपन एज्यूम करके अपन F कितना मान लेते हैं, यहाँ पर 3। अतः तंत्र को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करने के लिए ताप, दाब तथा संगठन तीनों चरों की आवश्यकता होगी। जबकि मोनो कंपोनेंट सिस्टम के लिए द्विचर निकाय था, अतः वहाँ पर अपने को ताप और दाब के बेसिस के ऊपर ही पूरे सिस्टम की व्याख्या कर सकते थे। लेकिन अपने को यहाँ पर ताप, दाब और संगठन तीनों की चरों की आवश्यकता होगी। इन तीन चरों को तीन लंबवत अक्षों पर दर्शाया जा सकता है। इस प्रकार एक त्रिविमीय प्रावस्था आरेख बना जाएगा, ठीक है। मतलब 3D ग्राफ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। जबकि मोनो कंपोनेंट सिस्टम के लिए 2D ग्राफ बनता है जो कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में था। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो 3D ग्राफ बनता है। इस प्रकार के आरेख को कागज पर नहीं बनाया जा सकता, अतः द्विघटक घटक तंत्र के अध्ययन में किसी एक चर को स्थिर रखा जाता है ताकि शेष दो चरों को दो अक्षों पर व्यक्त करके द्विविमीय पर प्रावस्था आरेख प्राप्त किया जा सकता है। अब 3D अगर अपन ग्राफ की बात करें तो अपन इसको डायरेक्टली पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इन्होंने इसमें क्या करते हैं कि अपन 3 फैक्टर थे, ताप, दाब और संगठन, इन तीनों में से किसी एक को अपन फिक्स कर लेंगे, ठीक है। उसको फिक्स करने के बाद में बाकी जो दो बचे हैं उसको अपन 2D ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे। स्वतंत्रता की कोटि F की न्यूनतम संख्या 0 हो सकती है, अतः साम्य अवस्था में अधिकतम प्रवाह की संख्या कितनी होगी, 4। पहले अपन सिस्टम की बात करें, सीसा रजत तंत्र पीबी और एजी सिस्टम की, ठीक है, कि लेड सिल्वर सिस्टम एक द्विघटक घटक तंत्र है। सीसा एवं रजत द्रव अवस्था में पूर्णतः मिश्रणी है तथा ये आपस में कोई रासायनिक क्रिया द्वारा यौगिक नहीं बनाते, ठीक है। अगर अपन लेड और सिल्वर की बात करें तो केवल लिक्विड स्टेट के अंदर ही एक दूसरे के साथ मिसेबल है। लेकिन मिसेबल होने के बाद में ये आपस में कॉम्बिनेशंस करके ये इंटरेक्ट करके केमिकल इंटरेक्शंस के द्वारा कोई भी केमिकल अदर केमिकल्स कंपाउंड नहीं बनाते, ठीक है। मतलब इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेपरेट रहती है। प्रावस्था आरेख प्राप्त करना, इस संगठन का इस अवस्था का संगठन एक्स अक्ष पर तथा ताप वाई अक्ष पर प्रदर्शित किया गया है। मतलब अपन यहाँ पर किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक तो कंपोजिशंस पर के बीच में और ताप के बीच में, ठीक है। मतलब प्रेशर को अपन यहाँ पर कांस्टेंट मान लेते हैं। संपूर्ण अध्ययन में दाब को स्थिर रखा जाता है। बिंदु ए शुद्ध शीशे का हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। अर्थात इस ताप पर ठोस व द्रव शीशा साम्य अवस्था में रहता है, ऑब्वियस है। अगर फ्रीजिंग पॉइंट है शीशे का 327 डिग्री तो यहाँ पर सॉलिड शीशा और लिक्विड शीशे मतलब बीच में क्या होगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। यदि इसमें रजत मिलाई जाती है तो शीशे का हिमांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है और ठोस शीशा तथा रजत का शीशे में विलयन साम्य अवस्था में आ जाता है। द्रव में रजत का प्रतिशत 0 से अधिक हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे रजत मिलाने पर द्रव में रजत का प्रतिशत बढ़ता है तथा वक्र AO प्राप्त होता है तथा बिंदु
ओ पर द्रव्य में रजत 2.6% रहता है। अब इसकी ग्राफ की बात करें, ए ओ कर्व देख लेते हैं अपन। ठीक है, देखिए ए साइड के अंदर 100% पीबी और 0% एजी है, बी और दूसरे साइड के अंदर 0% पीबी और 100% एजी है। जैसे जैसे अपन अगर पीबी के अंदर एजी मिलाएं तो अपने को कर्व मिलना प्राप्त होते हैं। पहला कर्व मिलता है अपने को ए हो, जो 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। देखिए लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट, ठीक है, ए हो ये वक्र मिल रहा है हमें। ठीक है, जो कि इस बिंदु पर, ओ बिंदु पर जो सिल्वर है वो कितनी है, 2.6% है। ठीक है, अब अपन बिंदु बी शुद्ध रजत का हिमांक है। अतः इस ताप पर ठोस व द्रव रजत साम्य अवस्था में है। यदि इसमें सीसा मिलाया जाता है तो रजत का हिमांक कम हो जाता है, अर्थात ठोस रजत व शिष्य का रजत में विलयन। ठीक है, पॉइंट को ध्यान से देखना। एक तो ठोस रजत और शिष्य का रजत में विलयन, क्योंकि ऊपर वाले में क्या था, अपन शिष्य के अंदर सिल्वर मिला रहे थे। ठीक है, तो वो किसके अंदर सॉल्यूशन था, शिष्य में विलयन था किसका, सिल्वर का। अब यहाँ पर क्या है कि अपन सिल्वर के अंदर अगर लेड मिला रहे हैं तो ये सिल्वर के अंदर लेड का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अतः ठोस रजत व शिष्य का रजत में विलयन साम्य अवस्था में आ जाते हैं और द्रव में शिष्य का प्रतिशत शून्य से अधिक हो जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे शिशा मिलाने पर बीओ प्राप्त होता है। बिंदु ओ का ताप 303 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस ताप के नीचे द्रव प्रावस्था समाप्त हो जाती है। अब बीओ वक्र की बात करें, देखिए बीओ वक्र, ठीक है, जो यहाँ पर जो ओ पॉइंट है वो 303 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, इस ऊपर वाले ग्राफ के अंदर ए और बीओ वक्र के अंदर ही लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट एक साथ में रहती है। ठीक है, इसके बाद में लिक्विड स्टेट है जो कि बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाएगी। ठीक है, इस तंत्र के प्रमुख लक्षण, मतलब इस ग्राफ को तीन कौन कौन से पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है वक्र एओ तथा ओबी एक चर को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एओ, ठीक है, और बीओ एक चर को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है कि विभिन्न क्षेत्र द्विचर निकाय को प्रदर्शित करेंगे। अब इनके कर्व के बीच का जो एरिया है उसके ऊपर जो सिस्टम होगा वो द्विचर होगा। बिंदु ओ गलन क्रांतिक बिंदु है जो अचर तंत्र को प्रदर्शित करता है। अगर अपन ओ पॉइंट की बात करें, ठीक है, जो कि क्रिटिकल मेल्टिंग पॉइंट को डिनोट करता है। ठीक है, कर्व को अपन देख लेते हैं एक बार ध्यान से। ठीक है, कि टेम्परेचर और कंपोजिशंस के बीच में ग्राफ बनता है। एक तरफ अपन 100% पीबी लेते हैं, दूसरी तरफ अपन 100% एजी लेते हैं। पहले वाले ग्राफ के अंदर अगर अपन पीबी के अंदर एजी मिलाते जाएं तो एक ओ ए ओ वक्र हमें मिलता है, जहाँ ओ के ऊपर जो सिल्वर का परसेंटेज है वो कितना है, 2.6%, और ये 327 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हमें मिलता है। दूसरा अगर बीओ वक्र की बात करें तो ये 303 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें मिलेगा। ठीक है, और ये सिल्वर में लेड का सॉल्यूशन होता है। मतलब यहाँ पर एक लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, लिक्विड और सॉलिड एजी एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रहती हैं। अब अपन इसके कर्व की बात करेंगे। अलग अलग एरिया, कौन से एरिया में क्या इसकी प्रॉपर्टी रहती है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला अपन बात करते हैं वक्र ए ओ की। ठीक है, ए ओ वक्र की बात करते हैं अपन। लेफ्ट साइड का एरिया देख सकते हैं, ढाल जो है ए ओ, उसकी बात करेंगे अपन कि बिंदु ए शुद्ध शीशे का हिमांक दर्शाता है। ठीक है, इस ताप मतलब 327 डिग्री टेम्परेचर पर ठोस शीशा तथा द्रव शीशा साम्य अवस्था में है। यदि इसमें सिल्वर मिलाई जाती है तो हिमांक वक्र ए ओ के अनुसार घटता है। ठीक है, अतः वक्र ए ओ शीशे का रजत की उपस्थिति में क्या है, मेल्टिंग कर्व है। ठीक है, इस वक्र पर ठोस शीशा, सॉलिड लेड और द्रव, सॉलिड ही लेड और सॉलिड लिक्विड ही लेड तथा रजत का शिष्य में विलयन साम्य अवस्था में रहता है। ठीक है, अतः इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर कितनी प्रावस्थाएं होगी, दो प्रावस्थाएं पॉसिबल हैं।
ठीक है, ठोस और लिक्विड। ठीक है, दोनों का लेड और सिल्वर का ये सॉल्यूशन है। ठीक है, अब दोनों में से एक क्या है, सॉलिड अवस्था में होगा और एक लिक्विड अवस्था में होगा। ठीक है, और जो दोनों प्रावस्थाएं होगी वो एक दूसरे के साथ साम्य अवस्था में होगी। तो अगर अपन यहाँ पे फेज रूल की बात करें, ठीक है, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस वन, ठीक है, बात करें, ठीक, तो क्या होगा, एफ बराबर सी माइनस पी बराबर प्लस वन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये एक चर, वहाँ पर अपन क्या था, मोनो कंपोनेंट सिस्टम के लिए अपन बात कर रहे थे +2 की। ठीक है, यहाँ पर ये एक चर तंत्र है। ठीक है, अगर इसलिए यहाँ पर क्या बात करें, सी माइनस पी प्लस वन, वहाँ पर अपन मोनो कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज रूल क्या था, एफ बराबर सी माइनस पी प्लस टू, और डाई कंपोनेंट सिस्टम के लिए फेज रूल होता है सी माइनस पी प्लस वन, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर फेज रूल अप्लाई करें तो ये क्या होगा, एक चरतंत्र होगा। अब है बिंदु बी, शुद्ध रजत का हिमांक है। ठीक है, बिंदु बीओ की बात, वक्र बीओ की बात करें अपन, पहले ये था, अब सेकेंड ढाल राइट साइड वाली ले रहे हैं अपन। ठीक है, कि बिंदु बी शुद्ध रजत का हिमांक है। इस ताप पर 961 डिग्री टेम्परेचर पर ठोस रजत, सॉलिड सिल्वर व लिक्विड सिल्वर साम्य अवस्था में रहती हैं। ठीक है, पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, 961 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यदि इसके अंदर अपन लेड मिलाते हैं तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर कम होगा, मतलब हिमांक फ्रीजिंग कर्व है जो कि बी ओ के अनुसार घटता है। अतः वक्र बी ओ रजत का शिष्य की उपस्थिति में क्या है, गलन वक्र है, मेल्टिंग कर्व है। इस कर्व पर ठोस रजत, सॉलिड सिल्वर और लिक्विड सिल्वर, ठीक है, साम्य अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब शिष्य का रजत में विलयन। ठीक है, शिष्य का रजत में विलयन साम्य अवस्था में पाए जाते हैं। इस वक्र के प्रत्येक बिंदु पर p बराबर 2, कंपोनेंट ऑलरेडी 2 है, तो f बराबर क्या होगा, यहाँ पर 1 होगा। अतः वक्र बी ओ पर तंत्र एक चर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, इंपॉर्टेंट है इस डाई कंपोनेंट सिस्टम का टॉपिक में, यूटेक्टिक पॉइंट, जो कि हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे गलन क्रांतिक बिंदु ओ को। थैंक यू सो मच।